नमस्कार, हेल्थ फर्स्ट आप देख रहे हैं और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। भागती दौड़ती जिंदगी और लगातार बदलते हुए दिनचर्या की वजह से आजकल दिल की समस्याएं आम बात हो गई है। लेकिन पिछले कुछ सालों की तुलना अगर करें तो हार्ट की समस्याएं बढ़ रही है और इतनी ज्यादा गंभीर हो गई है कि लोग कुछ समझ पाए उससे पहले ही जिंदगी की डोर टूट जाती है। लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ ठीक समय पर अपनी परेशानी को समझने की और ठीक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने की। फर्स्ट इंडिया की कोशिश यही है कि आपकी समस्याओं को हम आपके विशेषज्ञों के जरिए आप तक पहुंचाएं और उसी के जरिए आपकी जो भ्रांतियां हैं, जो कंफ्यूजन है, उसे दूर करें। और हेल्थ फर्स्ट के आज इस स्पेशल सेगमेंट में हमारे साथ दो बेहद खास डॉक्टर्स मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अंशुल पाटोदिया जी, सीनियर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट एंड इलेक्ट्रो फिजियोलॉजिस्ट हैं, शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ डॉक्टर उमेश्वर शर्मा जी भी हैं, आप हैं सीनियर कार्डियक सर्जन CTVS शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अंशुल जी मेरा आप ही से रहेगा, क्योंकि दिल की समस्याएं लोग बहुत जल्दी समझ पाएं ये भी मुमकिन नहीं है, लेकिन जब तक समझते हैं तब तक बहुत देरी हो जाती है। सबसे पहला और बेसिक सवाल, हार्ट की प्रॉब्लम को कैसे डायग्नोस किया जाए और हार्ट अटैक की समस्या जो बढ़ी है इसको लेकर के क्या फिलहाल स्टडीज कह रही है? ये बहुत ही आपका अच्छा सवाल है और ये हम अभी देख रहे हैं कि हार्ट अटैक्स है उसकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है जी। आप अपने आसपास भी देख रहे हैं कि हार्ट अटैक से उनके नंबर्स ही बढ़ रहे हैं और इवन यंग लोग्स में भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। और कभी हम देखते हैं कि सडन पेशेंट की डेथ हो गई है, रात को सोया सुबह उठा ही नहीं है। तो ये प्रिवलेंस और इंसिडेंस हार्ट अटैक की बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसके जो स्टडीज़ में 3-4 मुख्य कारण मिले हैं, उनमें सबसे मुख्य है कि हमारी बदलती हुई लाइफस्टाइल। जैसे जैसे हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं तो बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल स्ट्रेस लाइफ में बढ़ रहा है। हमारी डाइट चेंज हो रही है, डाइट में जंक फूड है, फ्राइड फूड है, उसका इंक्लूजन ज़्यादा हो रहा है बजाय कि हेल्दी फूड्स के। सैलेड है, फ्रूट्स हैं, वो कम हो रहा है और जंक फूड्स ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा स्मोकिंग है, वो उसका प्रिवलेंस यंग लोगों में बहुत ज़्यादा है। और जो स्टडीज़ हुई है, जो हम हमारे एक्सपीरियंस में भी देखते हैं कि यंग लोगों में स्मोकिंग एक मेजर फैक्टर है हार्ट अटैक्स का। और चौथा रीज़न है जो पोस्ट कोविड के बाद जो कोविड से जो इन्फ्लेमेशन हुए यंग लोगों में भी, उसकी वजह से हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो ये हार्ट अटैक बढ़ने के मुख्य रीज़न है कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो रहा है, एक्सरसाइज कम हो रहा है, फूड हैबिट्स चेंज हो रहा है। तो इससे बचने के लिए हमको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा, डाइट को थोड़ा हेल्दी रखना पड़ेगा, स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए, तो हम इससे बच सकते हैं। करेक्ट, आपने सही कहा। डॉक्टर उमेश्वर जी, आप बताइए, क्योंकि हार्ट फेल या फिर हार्ट अटैक ये ऐसी समस्या है जो आजकल अमूमन हर एक घर में जनरेट हो ही जाती है, ऐसी खबरें हम अक्सर सुनते हैं। तो हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या है? सबसे पहले डायग्नोस करना कि हमारे पेशेंट को हार्ट अटैक है, वो लक्षण कौन से हैं, और फिर अगर स्टंट्स की बात करें तो टेक्निकल तरीके से इसे आप किस तरह से डायग्नोस करते हैं, किस तरह से फिर उसको ट्रीट किया जाता है? एक्चुअली क्या होता है, आजकल कई बार मरीज घर पे बताता है कि साहब मेरी छाती में अचानक से दर्द हो गया, तेज़ दर्द हो गया। दर्द ऐसा लगता है कि छाती में है, कई बार लगता है कंधे में गया, कई बार लगता है हाथ की तरफ जा रहा है, पसीना आ रहा है उसको, घबराहट हो रही है उसको। ये सब चीज़ें उसको कहीं ना कहीं इंडिकेट करती हैं कि भाई उसके हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसे में उसको उस चीज़ को अवॉइड ना करे कि उसको केवल कि ये गैस की कोई दिक्कत हो सकती है या मुझे कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ऐसा ना सोचे। अपने आसपास में जहाँ पर भी हो एटलीस्ट एक बेसिक एक ECG की जांच कराए। ECG की जांच से आपको लगभग आइडिया हो जाता है कि आपको अटैक आया है कि नहीं आया है। और अगर आपको अब ये कंफर्म हो गया कि मेरे को अटैक है, तो फिर अपने आसपास में कहीं अस्पताल में जाए, जो एंजियोग्राफी की जांच है वो एंजियोग्राफी की जांच कराए, इको की जांच करवाए। एंजियोग्राफी की जांच में अगर अपन को ऐसा लगता है कि केवल एक ही नाड़ी में कहीं पे कोई ब्लॉक है या एक जगह कहीं बंद है या एक से ज़्यादा जैसे 2 नाड़ियों में भी कहीं कोई एक जगह ब्लॉक है, तो आप सीधा एक स्टंट डलवा सकते हो और एंजियोप्लास्टी करा सकते हो। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इसमें तो बहुत सारी तीनों वेसल्स के अंदर अपने ब्लॉक हैं, मल्टीपल प्लेसेस पे ब्लॉक हैं, तो ऐसे में फिर उसको बाईपास सर्जरी के लिए जाना होता है। अगर उसको अटैक आया हुआ है और अगर वो सही टाइम पे अस्पताल पहुंच जाता है, तो जो एंजियोप्लास्टी, जिसको अपन प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं, वो एक तरीके से लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। तो उसको समय पे अस्पताल पे पहुंचना चाहिए।
डॉक्टर अंशुल आप बताइए, क्योंकि हार्ट फेल और हार्ट अटैक कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन हार्ट फेलियर हार्ट अटैक से कितना डिफरेंट है और क्या नई टेक्निक्स अभी डेवलप हुई है जिससे हार्ट फेलियर को ट्रीट किया जा सकता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि जो लेमैन है वो इन टर्मिनोलॉजी को नहीं समझ पाता है। उसके लिए हार्ट अटैक हो या हार्ट फेलियर हो वो सब सेम है, जबकि ये दोनों एंटायरली डिफरेंट चीज़ है, बिल्कुल अलग चीज़ है। हार्ट अटैक होता है वो हम बोलते हैं जब किसी पेशेंट को बहुत देर तेज छाती में दर्द हो रहा है, पसीने के साथ घबराहट, सांस फूलना, वो होता है इसलिए कि हार्ट की कोई ब्लड वेसल जो उसको रक्त की सप्लाई कर रही है वो अवरुद्ध हो गई है। उसकी वजह से हार्ट की मांसपेशियों को रक्त नहीं मिल रहा है और वो डैमेज होना चालू हो जाती है। उससे जो पेन उठता है उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। और हार्ट फेलियर है वो एक डिफरेंट चीज़ है। उसमें हार्ट फेलियर में हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है, जो हार्ट का ब्लड पंप करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, या फिलिंग में कोई दिक्कत आने लगती है जिससे हार्ट है वो बॉडी में प्रॉपर वे से ब्लड को पंप नहीं कर पाता। तो रक्त है वो और अदर ऑर्गन्स हैं, अंगों को सफिशिएंट तरीके से नहीं मिलता। तो जहाँ हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं वो छाती में भारीपन, दर्द, पसीना आना, घबराहट है, हार्ट फेलियर के सिम्टम बिल्कुल अलग है। इसमें जैसे बॉडी को ब्लड प्रॉपर नहीं मिल रहा है, उस वजह से थकान रहती है, और ये ब्लड है ये बैक प्रेशर की वजह से लंग्स में कंजेशन होने लगता है, उससे सांस फूलने लगता है, हाथ पैरों में स्वेलिंग आने लगती है। तो हार्ट फेलियर के सिम्टम्स अलग है और ये एक अलग एंटाइटी है। अब हार्ट फेलियर है जो आज से 5-10 साल पहले तक ऐसा माना जाता था कि इसका प्रोग्नोसिस बहुत बेकार है, मतलब एक बार इसका डायग्नोसिस हो जाए तो 5 साल का सर्वाइवल है वो करीब 40 से 50% माना जाता था। लेकिन अभी जो आधुनिक तकनीक है और जो नई दवाइयाँ आई हैं उसकी वजह से हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट है वो बहुत मिराकुलसली चेंज हो गया है। आज की डेट में जो नई दवाइयाँ हैं उनको देने के बाद पेशेंट का जो 5 ईयर सर्वाइवल 40 से 50% था वो अब करीब 80% तक चला गया है। उसके बाद इस तरह की मशीनें या इक्विपमेंट आ गया है, जैसे पेसमेकर है, आईसीडी है, सीआरटी मशीन्स है, एलबीबी पेसिंग है, उनसे हम हार्ट की पंपिंग को बढ़ा सकते हैं, हार्ट की जो धड़कन है नियमित होती है उनको रोक सकते हैं और पेशेंट की डेथ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हार्ट फेलियर में पिछले 5 से 10 सालों में बहुत रिवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं ट्रीटमेंट में। तो ये हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक के कंसेप्ट को समझना जरूरी है। एक चीज़ और है डॉक्टर साहब, क्योंकि पेशेंट कई बार इस चीज़ को लेकर बहुत कंफ्यूज होता है कि परेशानी है लेकिन एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा हॉस्पिटल जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे में शेल्बी हॉस्पिटल जो जयपुर का है उसमें ये सारी टेक्नोलॉजीज अभी डेवलप्ड जो आप बता रहे हैं वो इंट्रोड्यूस हो चुकी है और काम हो रहा है, उसके बारे में ये मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के हेल्थ प्लस के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि शेल्बी हॉस्पिटल है वो अभी हार्ट की मामले में काफ़ी एडवांस लेवल पे काम कर रहा है। जो एडवांस से एडवांस टेक्निक है वो अवेलेबल है। कार्डियक सर्जरी में भी हम काफ़ी कॉम्प्लेक्स केस कर रहे हैं। मैं खुद सीनियर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हूँ। तो हम हार्ट फेलियर अरिदमिया प्रोग्राम चला रहे हैं जिसके अंदर हार्ट फेलियर का काफ़ी आधुनिक तरीके से इलाज किया जाता है। अरिदमिया के लिए हम लोग ईपी स्टडी, कॉम्प्लेक्स अब्लेशन सब प्रोसीजर कर रहे हैं। तो अभी शेल्बी के अंदर कार्डियोलॉजी के लिए जो भी फैसिलिटी या जो भी आधुनिक तकनीक चाहिए वो सब अवेलेबल है। ये अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग इस समय देख रहे हैं, जो दर्शक सुन रहे हैं, उनकी एक परेशानी तो दूर हो जाएगी। अब आपको पता है कहाँ जाना है और डॉक्टर्स कौन है जिनसे आपको मिलना है। डॉक्टर ओमेश्वर आप बताइए, क्योंकि जब ओपन हार्ट सर्जरी का जिक्र होता है लोग बहुत ज़्यादा डरे होते हैं। सर्जरी हो गई उसके बाद भी प्रिकॉशंस को लेकर काफ़ी सारे मिथ्स होते हैं, क्या किस तरह से रहे, लाइफस्टाइल कितना बदलता है, तो क्या बेसिक प्रिकॉशंस हैं जो रखे जाने चाहिए सर्जरी के बाद? आदमी जिसकी भी ओपन हार्ट सर्जरी होती है या ओपन हार्ट सर्जरी के लिए जो प्लानिंग कर रहे होते हैं उनके मन में ये भय रहता है कि शायद हम ओपन हार्ट सर्जरी के बाद में नॉर्मल लाइफ स्टाइल नहीं जी पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद में जैसे कि आपको आफ्टर सर्जरी 6-7 डेज़ के बाद में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। 6-7 डेज़ के बाद में आपके जब आप वापस बुलाते हैं आपके स्टिच वगैरह रिमूव कर दिए जाते हैं। आपको वॉक इन जो है वो 1st-2nd डे के बाद में ही स्टार्ट कर दी जाती है। खाने पीने में आपका बिल्कुल नॉर्मल रूटीन रहता है। शुरू के 6-7 डेज़ तक आपको थोड़ा ड्रेसिंग करवानी होती है। शुरू के 1 मंथ आपको थोड़ा सा बैठने में और थोड़ा सा अपने ध्यान रखना होता है। बाकी के 1 मंथ के बाद में आपकी जो लाइफ स्टाइल होती है वो एब्सोल्युटली नॉर्मल हो जाती है।
और 3 मंथ्स के बाद में आप अपने जो भी अपने नॉर्मल रूटीन के जितने भी काम थे वो सारे काम कर सकते हैं, इवन अपना हैवी वर्क और वो सब भी आप कर सकते हो। तो 2-3 मंथ्स के बाद में एब्सोल्युटली आदमी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और वो ये भी भूल जाता है कि मेरी कोई सर्जरी हुई है। तो अपने मन में से ये भय अपन को निकाल देना चाहिए कि ओपन हार्ट सर्जरी के बाद में नॉर्मल लाइफ स्टाइल नहीं और खुद जब डॉक्टर ये कह रहे हैं कि आप परेशान मत होइए, क्योंकि हार्ट डिजीज किसी को हो जाती है तो पहला तो टैबू यही हो जाता है कि अब जिंदगी के दिन कम है, लेकिन डॉक्टर आपको बता रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब आप बताइए, क्योंकि सिम्टम्स कई ऐसे हैं जो सुने हैं, हाथ में दर्द होना, बार बार पसीने आना, उल्टी का मन होना, मिचलाना जी, लेकिन कई बार आंखों के सामने अंधेरा आ जाना, बार बार चक्कर आना, क्या ये समस्याएं भी हार्ट डिजीज की संकेत देती हैं? हाँ, ये इसको लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। काफ़ी पेशेंट हैं वो जैसे बार बार अंधेरा आना या बेहोशी होना, चक्कर आने में वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास या फिजिशियंस को दिखाते रहते हैं। उनको समझ नहीं आता है कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, लेकिन इसका एक कारण हार्ट की वजह से भी हो सकता है। जो ये बार बार अंधेरा आना, बेहोशी होना, इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में सिनकपी बोलते हैं। तो इसका मुख्य कारण है वो यूजुअली होता है आइदर बीपी कम होने की वजह से या धड़कन है वो बहुत कम या बहुत ज़्यादा होने की वजह से। तो जो बीपी कम होने की वजह से होता है उसमें एक मुख्य कारण तो हम आमतौर पे देखते हैं, जैसे कभी कोई बैड न्यूज़ सुन के कोई बेहोश हो जाता है या ब्लड देख के कई बार लोग बेहोश हो जाते हैं, या कई बार काफ़ी देर से सबका अलग अलग होता है। लाइन में खड़े हैं, काफ़ी देर से रात को फास्टिंग किए हुए हैं और वहाँ वो गिर गए। इसको हम वेसोवेगल सिनकपी बोलते हैं। ये बहुत कॉमन चीज़ है और ये बिनाइन है, ये कोई डेंजरस चीज़ नहीं है। ऐसे ही सिनकपी के कुछ अदर रीजंस भी होते हैं, जिसमें एक होता है कि हार्ट की धड़कन है वो बहुत तेज़ हो जाए या बहुत कम हो जाए, उसको हम बोलते हैं अरिदमिया। रिदम ठीक नहीं है उन पेशेंट का, वो डेंजरस हो सकता है। तो जो अरिदमिया है उसमें अगर हार्ट की धड़कन बहुत कम हो जाती है तो उसका भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि उसमें अगर ज़रूरी हो तो पेशेंट को पेसमेकर लगाया जा सकता है। हार्ट की धड़कन अगर बहुत तेज़ हो जाती है तो उसको हम ईपी स्टडी करके उसको अबलेट कर सकते हैं या आईसीडी इम्प्लांट कर सकते हैं अगर ज़रूरी है तो हार्ट की जो धड़कन तेज़ अनियमित है उसका तुरंत निदान और उपचार होना आवश्यक है। तो देखिए, सवालों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा क्योंकि बात यहाँ पर दिल की चली है। वक्त एक छोटे से विराम का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हेल्थ फर्स्ट आप देख रहे हैं और हेल्थ फर्स्ट में आज बात है दिल की। हमारे साथ में डॉक्टर्स मौजूद हैं। डॉक्टर अंशुल, ब्रेक पर जाने से पहले सवाल का जवाब आपने दिया था, लेकिन अब डॉक्टर उमेश्वर आप मुझे बताइए, क्योंकि बीते 10-5 साल में हमने कई टेक्निकल एडवांसमेंट्स देखे हैं, ऐसे में मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी के क्या बेनिफिट्स हैं हार्ट की जब बात आती है उसको लेकर? देखिए मैडम, आजकल क्या है कि ओपन हार्ट सर्जरी जैसे हम कन्वेंशनल तरीके से करते थे, उसमें हम लोग अपने चेस्ट में जो बीच में हड्डी होती है स्टर्नम, इसको काट करके पूरा चेस्ट ओपन करके तब करते थे। पर आजकल जो रिसेंट एडवांसेस हैं उनमें ये बीच वाली जो हड्डी है जिसको अपन स्टर्नम कहते हैं, इससे खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और मोस्ट ऑफ द सर्जरीज हम लोग छोटे चीरे से या साइड में चीरा लगा करके उसको कर सकते हैं। जैसे वाल्व की सर्जरी होती है तो उसके लिए 4-5 सेंटीमीटर का आप राइट साइड में, और अगर बाईपास सर्जरी है तो 4-5 सेंटीमीटर का लेफ़्ट साइड में चीरा लगा करके वो सर्जरी कर सकते हैं। बाद में वो जो चीरा होता है वो कॉस्मेटिकली इतना बेटर होता है, ब्रेस्ट टिश्यू के नीचे आ जाता है, तो वो चीरा कभी दिखता नहीं है। जैसे कि सामने कन्वेंशनल सर्जरी है, उसमें सामने चीरा होता है तो वो बाद में कई बार अनकंफर्टेबल रहता है पेशेंट्स के लिए। तो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी बेसिकली जैसे यंग फीमेल्स हैं या कॉस्मेटिकली जिनको ऐसा चाहिए कि साहब हमारे तो कहीं पे भी कोई इंसिजन का कोई मार्क नहीं दिखना चाहिए, उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। मोस्ट ऑफ द सर्जरी आप मिनिमल इन्वेजिव से कर सकते हो। इसके अलावा मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के कुछ और बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हॉस्पिटल का स्टे आपका कम हो जाता है, ब्लड लॉस कम होता है, पेशेंट को पेन कम रहता है, पेशेंट बहुत अर्ली मोबिलाइज हो जाता है, और पोस्ट ऑप जितने उसको प्रिकॉशंस रखने होते हैं उतने प्रिकॉशंस भी नहीं रखने होते हैं, और सर्जिकली वो इतना ही इफेक्टिव है जितना अपन ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं। तो बहुत सारी सर्जरी ऐसी हैं जो मिनिमल इन्वेजिव से अपन कर सकते हैं। शैलबी हॉस्पिटल के अंदर अपन मोस्ट ऑफ द सर्जरीज मिनिमल इन्वेजिव से करते हैं। जिन्हें ज़रूरत है इस चीज़ की कि काटने, चीर-फाड़ से जिन्हें डर लगता है वो इससे ऑप्ट कर सकते हैं। सर आप बताइए, क्योंकि कई बार जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी बार बार हार्ट की समस्याएं हो रही है, जिनकी एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी हो चुकी है, अब एक बार एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी या किसी भी हार्ट ट्रीटमेंट के बाद में अगर वापस वो समस्या जनरेट हुई तो गैप कितना होना चाहिए? ये आम समस्याएं हैं, लेकिन आपके जरिए मैं चाहूँगी कि आप बताएं दर्शकों को।
देखिए, अगर जिनका एक बार एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी हो गया है, उनको नियमित रूप से चेकअप कराते रहना चाहिए। एवरी 2-3 मंथ्स के गैप से वो अपने कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियो सर्जन के फॉलोअप में रहें। तो एक तो उससे क्या है कि अगर दोबारा प्रॉब्लम आती है तो वो रेडिली पिकअप हो सकती है, जल्दी पिक हो सकती है। दूसरा, अगर दोबारा प्रॉब्लम आती है, अगर क्लिनिकली प्रॉब्लम आती है या इन्वेस्टिगेशन पे कोई प्रॉब्लम आती है, तो दोबारा हम किसी भी गैप और अंतराल के बाद दोबारा एंजियोग्राफी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी एक एंजियोग्राफी हुआ है तो हमको इतना टाइम पीरियड के बाद ही दोबारा कर सकते हैं। एंजियोग्राफी इज ए हार्मलेस प्रोसीजर। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से ऐसा माना जाए कि इसको 10 दिन 15 दिन में नहीं करना चाहिए। केवल किडनी के जो पेशेंट है उनके अंदर डाई की एक लिमिटेशंस होती है। अदरवाइज किसी भी आदमी में डायग्नोस्टिक प्रोसीजर तो हम किसी भी अंतराल पे वापस कर सकते हैं। तो एज सून एज जैसे ही उसको कोई तकलीफ हो रही है या इन्वेस्टिगेशन में आ रही है और डॉक्टर अगर सजेस्ट कर रहा है तो वो दोबारा एंजियोग्राफी करवा सकता है। और एंजियोग्राफी की फाइंडिंग के हिसाब से उसको अगर दोबारा कुछ ट्रीटमेंट होना है तो वो अवेल कर सकता है। ठीक है सर, आप बताइए, रेडियोकार्डियक सर्जरी एक और टर्म है, ये किस स्टेज पर यूज़ किया जाता है, क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स क्या हैं इसके? रीडू कार्डियक सर्जरी का मतलब है दोबारा से कार्डियक सर्जरी करना। जैसे किसी पेशेंट की एक बार कार्डियक सर्जरी हो चुकी है और अगर उसको दोबारा हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है तो उसको रीडू कार्डियक सर्जरी कहते हैं। रीडू कार्डियक सर्जरी छोटे बच्चों में बहुत रेगुलरली रूटीन होती है, क्योंकि छोटे बच्चों की कुछ प्रोसीजर्स, सर्जिकल प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जो मल्टीपल स्टेप्स के अंदर होते हैं, तो उनको एक बार, 2 बार या 3 बार अपन को करना होता है। तो रीडू कार्डियक सर्जरी पीडियाट्रिक में तो बहुत ही कॉमन है। इसके अलावा एडल्ट में जो बड़े लोग हैं उनके अंदर, जैसे मान लो किसी को पहले वाल्व की सर्जरी हो रखी है या किसी को बाईपास सर्जरी हो रही है और अपन को लगता है कि अब उसको बाईपास सर्जरी या वाल्व की सर्जरी की दोबारा ज़रूरत है, उसको रीडू कार्डियक सर्जरी कहते हैं। रीडू कार्डियक सर्जरी भी आजकल काफ़ी कॉमन है और हम लोग बहुत रेगुलरली इसको कर रहे हैं। ये काफ़ी सेफ़ है। ऐसा नहीं है कि रीडू कार्डियक सर्जरी अपन को डर हो कि साहब अभी एक बार हमारी हार्ट सर्जरी हो गई, अब दोबारा हार्ट सर्जरी हो गई तो अब हमें कोई दिक्कत होने वाली है। हम लोग रेगुलरली ये चीज़ें कर रहे हैं और ये काफ़ी सेफ़ है। अभी हमारे लिए रीडू कार्डियक सर्जरी ऐसे ही है जैसे अपन लोग प्राइमरी सर्जरी करते हैं। हम काफ़ी इसमें एक्सपर्टाइज हो चुके हैं। तो सर आप बताइए डॉक्टर साहब, क्योंकि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट ये टर्म काफ़ी नया है उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी से सुना नहीं है, होता क्या है बेसिकली, और जो अनियमित धड़कन जिसका आपने जिक्र किया है, आपने एक टर्म भी इसे दिया था, इससे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? इसको लेकर आपकी कैंपेन भी चला रहे हैं, कोशिश आपकी जारी है? देखिए, जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है वो जैसा मैंने आपको बताया कि जो अनियमित धड़कन बहुत तेज़ या कम हो जाती है, इसको हम बेसिकली अरिदमिया बोलते हैं। तो जो अरिदमिया की स्टडी करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं उन लोगों को इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट बोलते हैं। बेसिकली ये कार्डियोलॉजी का ही स्पेक्ट्रम का एक सुपर स्पेशलाइजेशन है। तो जैसे जिन लोगों को हार्ट की धड़कन की प्रॉब्लम है, जिनको बहुत तेज़ हो रही है, बार बार अंधेरा, चक्कर, सिनकपी हो रहा है, उन लोगों को इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए या कार्डियोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए और उनको उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जैसा अभी आपने पूछा अरिदमिया के लिए, तो अरिदमिया के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। अगर हार्ट की धड़कन बहुत कम हो रही है तो उसका डिफरेंट ट्रीटमेंट है, उसमें पेसमेकर लगाना पड़ सकता है। और अगर हार्ट की धड़कन बहुत तेज़ हो रही है तो उसके लिए ईपी स्टडी और आरएफ ऑपरेशन हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें जो एक्स्ट्रा सर्किट हार्ट में होते हैं जिसकी वजह से धड़कन बहुत तेज़ हो रही है, उस सर्किट को हटा दिया जाता है, तो वो धड़कन है वो नॉर्मलाइज हो जाती है। शेल्बी हॉस्पिटल इस दिशा में काम कर रहे हैं। शेल्बी हॉस्पिटल में ये सब फैसिलिटी अवेलेबल है और इसी के लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। अच्छी बात है सर, क्योंकि एक नया टर्म आपने बताया दर्शकों को। आप डॉक्टर उमेश्वर आप बताइए, क्योंकि पीडियाट्रिक सर्जरी के अगेन काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, किस तरह से कैटेगराइज किया गया है पीडियाट्रिक सर्जरी को? देखिए मैडम, एक्चुअली क्या है, हार्ट सर्जरी को अपन मोटा मोटा 3 सर्जरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बच्चों के जिनमें जन्मजात बीमारियां होती हैं, दूसरा जैसे एडल्ट में या बड़े लोगों में वाल्व की बीमारी होती है, और तीसरा बड़े लोगों में जो नाड़ी की बीमारी होती है, जिसमें अपन कोरोनरी एंजियोग्राफी, बाईपास एंजियोप्लास्टी करते हैं। बच्चों की जो बीमारियां होती हैं उनको बेसिकली 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। एक तो जैसे कि किसी के बच्चे के हार्ट में छेद है, दूसरा ऐसे बच्चे जो जन्मजात बार बार रोने पे, खाने पे, दूध पीने पे, खेलने पे नीले पड़ जाते हैं। तो एक ऐसे बच्चे जो नीले नहीं पड़ते हैं पर उनके हार्ट में छेद होते हैं, और दूसरे ऐसे जिनके जन्मजात बीमारियों की वजह से जो बच्चे बार बार नीले पड़ते हैं, जिनको दौरे आते हैं या उस तरीके से।
तो पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी में छोटे बच्चों की जो सर्जरी होती है उसके लिए थोड़े से स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं या उसके लिए स्पेशलाइज थोड़ी सी टीम चाहिए होती है। हम लोग पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी में चाहे वो हार्ट के छेद की कोई बीमारी हो या कोई कॉम्प्लेक्स कोई बच्चों के कार्डियक सर्जरी हो, कंजेनाइटल कार्डियक सर्जरी हो, हम लोग रेगुलरली ये सारी सर्जरीज कर रहे हैं, पिछले कई सालों से कर रहे हैं। और शेल्बी हॉस्पिटल में कंजेनाइटल में चाहे उन छेद के लिए डिवाइस क्लोजर हो चाहे ओपन क्लोजर हो, सारी सुविधाएं हमारे पास। सर आप बताइए, क्या एक सवाल है, क्या ईपी स्टडी और आरएफ एबिलेशन सेफ है? और जो एरेमिया का आपने जिक्र किया है, इसके इलाज के लिए कितना प्रभावी ये दोनों चीज़ें हैं जिसका जिक्र अभी मैंने किया? हाँ, ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये टेक्निक है ईपी स्टडी और अब्लेशन, आरएफ अब्लेशन, इसमें होता क्या है कि जो भी जिनको अरिथमिया हो रहे हैं, धड़कन की प्रॉब्लम हो रही है, धड़कन बहुत तेज़ हो रही है, उनकी स्टडी की जाती है, बिना किसी चीर फाड़ के होती है। ये इसमें हम हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, वो सिग्नल्स कंप्यूटर पे आते रहते हैं और उसकी स्टडी की जाती है। फिर जहाँ भी ये एक्स्ट्रा अबनॉर्मल सिग्नल्स होते हैं उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी के द्वारा ही उस सिग्नल्स को रिमूव किया जाता है। तो ये पूरी तरह सेफ़ प्रोसीजर है, ये 99% सेफ़ प्रोसीजर है और इसकी एफिकेसी भी बहुत अच्छी है। फॉर्चुनेटली इसकी एफिकेसी है वो जिन लोगों को हार्ट का अगर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हार्ट बेसिकली नॉर्मल है, केवल धड़कन की ही प्रॉब्लम है, तो उन केसेस में इसकी एफिकेसी 95% से ज़्यादा है। तो एक बार अगर ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर उनको लाइफ में प्रॉब्लम दोबारा नहीं होती है और उसके लिए कोई ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू नहीं करना पड़ता है। तो ये काफ़ी प्रभावी और बहुत ही सुरक्षित टेक्निक है अरिथमिया को ठीक करने के लिए। ठीक है डॉक्टर उमेश्वर, जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि सभी को पता है क्या करना है लेकिन लोग करते नहीं हैं। हार्ट डिजीज़ हो ही ना, बचाव इससे हो जाए, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? उसके बाद में ये सवाल आपसे रहेगा। अभी जैसे डॉक्टर अंशुल ने बताया था, हार्ट डिसीज़ को रोकने के लिए सबसे प्रभावी जो है अपन को अपनी जीवन शैली में ही चेंज करना पड़ता है। अपने खाने पीने में, जैसे कि आप जंक फूड वगैरह कम खाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं, डेली अपने एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी को साइकिलिंग पसंद है, किसी को जिम जाना पसंद है, किसी को वॉकिंग पसंद है, किसी को स्विमिंग पसंद है, जो आपकी इच्छा है वो आप करिए। डेली आधा घंटा अपने लिए निकालिए। स्ट्रेस फ्री लाइफ होनी चाहिए आपकी, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें। इसके अलावा टोबैको और आपके अल्कोहल है उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखें और बाकी के हैप्पी रहें। तो सर कह रहे हैं बी हैप्पी, और सर आपका क्या संदेश है दर्शकों के लिए? देखिए, हार्ट के बचाव के लिए मैंने एक फिलॉसफी है मेरी कि अवॉइड दीज 5 S। उसमें फर्स्ट S है कि अवॉइड स्ट्रेस। स्ट्रेस से जैसा मैंने बताया कि यंग लोगों में भी और काफ़ी हार्ट डिजीजेस प्रोड्यूस हो रही है। दूसरा है अवॉइड स्मोकिंग। स्मोकिंग है ये बहुत ही डेंजरस है, एटलीस्ट फॉर कोरोनरी प्रॉब्लम्स। हार्ट की जो ये अटैक्स की प्रॉब्लम्स आ रही है ख़ास तौर पे युवा लोगों में, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है स्मोकिंग। तीसरी है अवॉइड सीडेंट्री लाइफस्टाइल। आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ पार्ट एक्सरसाइज को, वॉक करें, स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें, पर रोज़ 20 से 30 मिनट आप फिजिकल एक्टिविटी को दें। चौथा है अवॉइड एक्सेस सॉल्ट एंड शुगर। अगर आप केवल शुगर और सॉल्ट ये दो चीज़ों को भी खाने में रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो बहुत हद तक आपकी बीपी, शुगर और वेट गेन की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल है, ये कम हो जाती है और यही आगे जाके हार्ट डिजीज़ को जन्म देती है। और लास्ट है अवॉइड सोशल मीडिया। थोड़ा रेस्ट्रिक्शन हमको सोशल मीडिया पे ज़रूरी है क्योंकि कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल के चक्कर में मैं देखता हूँ कि आजकल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर आप 5 S को अवॉइड करते हैं तो यू कैन कीप योर हार्ट हेल्दी। थैंक यू सो मच डॉक्टर उमेश्वर एंड डॉक्टर अंशुल, आपकी वैल्यूएबल जानकारी के लिए। दर्शक, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जितनी बातें बताई, जितनी टेक्निकल बातें बताई और जितनी साधारण तरह से बताई, दर्शकों को इस चीज़ का लाभ बहुत मिलेगा। और शेल्बी हॉस्पिटल के जरिए अगर किसी को परेशानी है तो आप तक कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो हेल्थ फर्स्ट के आज के एपिसोड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।